बच्चों आज हम 11th क्लास के अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये समझ लो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करवाएगा। यहीं से जो बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं या जिन्होंने एडमिशन नया नया लिया है, वो यहीं से अकाउंट की बेसिक को समझने की शुरुआत करेंगे। और अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो आपको आगे अकाउंट समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं, जो हमारे सबसे पहला टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है एक फॉर्मूला। तो अकाउंट में भी एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले को कहते हैं एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ये फॉर्मूला है तो ये इक्वेशन बन गई। इसी इक्वेशन को कहेंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन आपको शुरुआत से अकाउंट समझनी है, तो सबसे पहले समझना ये एसेट्स क्या होता है। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा। एसेट्स कोई भी एक ऐसी वस्तु होती है, चीज होती है, या कुछ भी समझ लो जिसपे किसी ओनर का अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये बोर्ड, इस पे मेरा राइट से पूरा पूरा अधिकार है, मैं इसका कुछ भी करूँ, तोड़ू फोड़ू कुछ भी करूँ, तो ये मेरी क्या है, एसेट्स है। ये मार्कर मेरे लिए एसेट्स है। तो ऐसी जितनी चीजें जहां पे ओनर्स का अधिकार होता है, वो सारी की सारी उसकी एसेट्स कहलाती है। अब ये एसेट्स चार टाइप्स की होती है, लेकिन हम इस टाइम सिर्फ दो ही टाइप की एसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो एसेट्स में हमें समझना है, वो समझना है दो टाइप की एसेट्स। और जो पहली एसेट्स है, जिसे हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं, करंट एसेट्स। और जो दूसरी होती है उसको नॉन करंट एसेट्स, या इसको फिक्स एसेट्स भी कह दिया जाता है। ये दोनों हमारे लिए एक ही चीज है। नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स एक ही चीज है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नॉन करंट एसेट्स क्या है। ऐसे कोई भी एसेट्स जो कंपनी में या कहीं भी सालों साल तक चलती है, या एक साल से ज्यादा टाइम तक चलती है। कोई भी ऐसी चीज जो एक साल से ज्यादा साल तक चले, वो हमारे लिए क्या है, नॉन करंट एसेट्स है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें बिल्डिंग। बिल्डिंग खरीदने के बाद वो बिल्डिंग काफी सालों तक चलती रहती है। तो ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग किसका एग्जाम्पल है, नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमारी जो हमारे साथ चलती रहती है लंबे टाइम तक, 5-6 सालों तक, उससे भी ज्यादा सालों तक, या एक साल से ज्यादा। आपको पर्टिकुलर ये याद करना है, जो एसेट्स एक साल तक चेंज नहीं होती या एक साल से लंबे टाइम तक चलती रहती है, उसी को नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, बिल्डिंग, कार, मशीनरी, प्लांट्स, ये सारी जो एसेट्स है वो कौन सी एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स। इनकी अगर लिस्ट बनाना चाहे तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन वो हमें तैयार नहीं करनी। हमें जो अच्छे से समझना है वो करंट एसेट्स के बारे में समझना है। तो करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जो एक साल के अंदर चेंज होती रहती है। ये कभी अप होगी कभी डाउन होगी, इनको कम या ज्यादा करा जा सकता है। इसको बेस्ट एग्जांपल से समझना है तो हम दो एग्जांपल से समझेंगे। एक समझेंगे कैश और दूसरा समझेंगे बैंक। अब कैश भी प्रॉपर्टी है हमारी, क्योंकि उस पर हमारा राइट है, और बैंक भी हमारी प्रॉपर्टी है, तो उस पर हमारा राइट है, इसलिए हम उसे एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब ये जो कैश है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो हर साल कैश मेंटेन करके एक जैसा रखती हो। उसका कैश हर बार चेंज होता है, एक साल में अप डाउन चेंज होता ही रहता है। इसी तरह बैंक बैलेंस, ये भी चेंज होता रहता है। तो जो भी एसेट्स एक साल में चेंज होती रहती है, अप डाउन होती रहती है, वो सब करंट एसेट्स है। इसके और भी एग्जाम्पल देते हैं। अगला एग्जाम्पल है डेटर्स। इसको डेप्टर भी कहा जाता है। डेटर्स इसका मतलब है देनदार। डेटर्स, इसको ध्यान से समझना। डेटर्स ऐसे लोग होते हैं या ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें कंपनी से पैसा लेना है। मतलब कंपनी इन लोगों से पैसा लेगी, तो जिनसे ये पैसा लिया जाता है वो हमारे डेटर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए है और ये बी है। तो ए को इससे 5,000 रुपए लेने हैं। तो अगर ए को इससे 5,000 रुपए लेने हैं, तो जो बी है वो ए का डेटर बन गया। ठीक है, तो डेटर का मतलब ऐसा इंसान जिससे पैसे लेने हैं। तो कंपनी की नजर में जितने भी डेटर्स है, कंपनी को उनसे पैसे लेने हैं। और ये डेटर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए हमने से कौन सी कैटेगरी में रखा है, करंट एसेट्स की। अब डेटर्स के बाद अगला आता है स्टॉक। स्टॉक सभी को मालूम है स्टॉक क्या होता है। कंपनी जहां अपना रॉ मटेरियल लाके इकट्ठा करके रखती है, वही क्या होता है, स्टॉक होता है। अब ये स्टॉक एक साल में एक जैसा तो रह नहीं सकता। ये स्टॉक सेल के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता है। तो इस स्टॉक को हमने कौन सी कैटेगरी में डाला है, करंट एसेट्स। इसका मतलब ये एसेट्स ही होती है। ये जो मैंने चार एग्जांपल बताए ये करंट एसेट्स के, और नॉन करंट एसेट्स के तो बहुत सारे एग्जांपल है। एसेट्स के बारे में हम अब पढ़ चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक था जो हमें पढ़ना था वो था लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी शॉर्ट में इसको LIB लिख देते हैं, लाइबिलिटीज। ठीक है, अब ये लाइबिलिटीज क्या है।
लायबिलिटीज को अगर शुद्ध हिंदी में समझा जाए तो इसका मतलब है उधारी। अब ऐसी उधारी जो मुझे आने वाले टाइम में पे करनी है, हमें जो भी कुछ पे करना आने वाले टाइम में वो सब हमारी लायबिलिटी है। मैंने बैंक से लोन ले रखा, आने वाले टाइम में पे करना है तो वो उधारी है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटीज का मतलब ऐसे पैसे जो मुझे इन फ्यूचर आने वाले टाइम में किसी ना किसी को पे करना होगा। अब ये लायबिलिटीज भी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी। एसेट्स की तरह होती है, लेकिन हम लायबिलिटी में अभी करंट और नॉन करंट के बारे में नहीं समझेंगे, अभी सिर्फ कुछ लायबिलिटीज के बारे में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए लायबिलिटीज का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो सबसे पहले एग्जाम्पल हो गया लोन। कोई भी लोन ले रखा हमने, वो हमारे लिए क्या लायबिलिटीज है, क्यों, हमें वो चुकाना पड़ेगा। लायबिलिटीज के बाद इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, एक होता है पॉइंट जिसे हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिटर, इसको हिंदी में कहते हैं लेनदार। ठीक है भाई, जो भी हमसे पैसा लेंगे वो हमारे क्रेडिटर है, मतलब मुझे जो भी पैसा चुकाना है वो क्रेडिटर है, और जिनसे मुझे पैसा लेना है वो हमारे डेटर्स है, एसेट्स में आ जाएंगे वो। मनोज से मुझे 2000 रुपए लेने हैं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, मनोज से मुझे 2000 रुपए लेने हैं तो मनोज हमारा डेटर हो गया। सुमित को मुझे 2000 रुपए देने हैं तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया, क्योंकि मैं पे करूंगा सुमित को, और पे करूंगा तो लायबिलिटी तो बनेगी बनेगी। तो यहाँ हमारा क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया। अब तीसरा एक और आ जाता है, वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके बारे में समझेंगे अब। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने देने हैं, अभी तक दिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए कि मैंने किसी वर्कर से कुछ काम करवाया और वो काम मैंने पूरा करवा लिया है, लेकिन मैंने उसको पेमेंट अभी तक नहीं करी है। तो यहाँ जो पेमेंट है वो अभी नहीं करी, बाद में तो करनी पड़ेगी ना। तो ऐसे जो खर्चे जो जिनका काम तो हो चुका है लेकिन वो मैंने अभी तक पे नहीं करा, तो वो सारे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे एसेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लायबिलिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब पूंजी से होता है। अब पूंजी, पूंजी मतलब ओनर का पैसा जिससे वो बिजनेस शुरू करने वाला है। कोई इंसान 20 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा रहा है, वही उसकी कैपिटल बन गई। ठीक है, तो कैपिटल के कोई ज्यादा चीजें नहीं समझनी। कैपिटल का मतलब यही होता है जितना भी बिजनेस में पैसा लगाया जाता है शुरुआत करने के लिए, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हमें करनी है तो हमें ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट समझने पड़ेंगे। किसी भी ट्रांजेक्शन का मिनिमम दो इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब दो इफेक्ट में एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। यहाँ एक एंट्री लिखता हूं मैं, यहाँ लिख दिया ओपन आ बैंक अकाउंट, अमाउंट कुछ भी मान लो, अमाउंट 2000। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 2000 रुपए से अकाउंट खुलवाया है। अब भाई कोई भी एंट्री हो, उनका दो जगह पे इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है एसेट्स और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़े, हो सकता है लायबिलिटी और कैपिटल पे इफेक्ट पड़े, हो सकता है कि एसेट्स में ही दो बार इफेक्ट पड़े या लायबिलिटी में ही दो बार इफेक्ट पड़े, लेकिन इफेक्ट पड़ेगा दो बार। अगर मैं इस एंट्री में पूछूं कि ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक में खाता खुलवाया है, बैंक में खाता खुलवाएंगे तो भाई बैंक में खाता खुलवाने के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले हमारा क्या जाएगा, हमारे पास से कैश चला जाएगा। कैश तो गया, और कैश क्या होती है हमारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब एसेट्स, तो एक एसेट्स तो गई भाई, लेकिन जो पैसे से अकाउंट खुलवाता हूं मैं वो कहीं और थोड़ी जाएगा, वो पैसा तो मुझे वापस ही अकाउंट में मिल जाएगा ना, मेरे बैंक अकाउंट में। तो इसका मतलब वो बैंक अकाउंट में पैसा आ गया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। तो ये जो एंट्री थी ओपन है बैंक अकाउंट, इसका इफेक्ट दो जगह पड़ा, कैश पे और बैंक पे। अब कैश भी हमारी एसेट्स है और बैंक भी हमारी एसेट्स है, तो यहाँ दोनों ही कौन सी, दोनों ही किस पे इफेक्ट पड़ा है, एसेट्स पे इफेक्ट पड़ा है। तो ये एंट्री एसेट्स में एक बार प्लस होगी, एक बार माइनस होगी। इसी तरह अगर मैं सेकेंड एंट्री बोलूं, स्टार्टेड बिजनेस, अमाउंट 1,00,000। ये एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया, पहले फिलहाल तो पहली एंट्री यही होती है, ये सबसे ऊपर करनी चाहिए थी मुझे, ये बाद में बतानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब दोबारा समझा देते हैं। अगर मान लिया बिजनेस स्टार्ट करा है, इसका भी इफेक्ट दो जगह पड़ेगा। बिजनेस चालू करेंगे तो इसका इफेक्ट दो जगह पड़ेगा, और कौन कौन सी जगह, सबसे पहले कैपिटल पे। तो मैंने बताया था जितने से भी बिजनेस चालू करते हैं वही हमारी क्या बनती है, कैपिटल बनती है। तो इस एंट्री का इफेक्ट सीधा सीधा किससे जुड़ा है, कैपिटल से जुड़ा है, तो कैपिटल पे तो इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा अगर इफेक्ट में पूछूं इसका किस पे पड़ेगा, तो दूसरा इफेक्ट इसका पड़ेगा कैश पे। भाई मैं पैसा बिजनेस में लगा रहा हूँ तो बिजनेस में कैश आ गया ना मेरे, तो कैश तो आ ही गया, तो इसका दूसरी इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कैश पे। अब कैश क्या होती है हमारी एसेट्स, और कैपिटल क्या होती है, कैपिटल तो कैपिटल ही होती है। तो जो स्टार्टेड बिजनेस है इसका इफेक्ट कैपिटल पे पड़ा, एसेट्स पे पड़ा। अब एक एंट्री और है, वो यहाँ लिख देता हूं मैं,
परचेज गुड्स फॉर कैश, अमाउंट 2000, अमाउंट कुछ भी मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एंट्री लिख दी मैंने, परचेज गुड्स फॉर कैश 2000, 2000 में हमने स्टॉक खरीदा है, ठीक है, गुड्स मतलब स्टॉक खरीदा है। अगर भाई हम स्टॉक खरीदेंगे तो स्टॉक तो आ रहा है हमारे पास, क्या जा रहा है, कैश, तो इसका भी इफेक्ट दो जगह पड़ा, एक तो इसका इफेक्ट पड़ गया स्टॉक पे, एक इसका इफेक्ट पड़ गया कैश पे। स्टॉक आ रहा है, कैश जा रहा है, क्योंकि मैंने परचेज करा, परचेज करके स्टॉक हमारा बढ़ेगा। अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक भी हमारी एसेट्स होती है और कैश भी हमारी एसेट्स होती है। तो इस एंट्री का जो इफेक्ट है वो कहाँ पड़ा, एसेट्स और एसेट्स पे। अगर इसी एंट्री को मैं बोलता कि उस हम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है कि मैंने उधार माल खरीदा है या उधार स्टॉक खरीदा है। उधार स्टॉक खरीदा है तो अब किन दो चीजों में फर्क पड़ेगा, भाई स्टॉक अगर हम खरीदेंगे तो स्टॉक तो आ ही रहा है ना, चाहे उधार खरीदो या नकद खरीदो, स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जब मैं उधार खरीद रहा हूँ तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, पैसा देना पड़ेगा, अभी दो या बाद में दो, लाइबिलिटी बन गई वो। तो इसका मतलब अगर मैं कोई माल उधार खरीद रहा हूँ, स्टॉक उधार खरीद रहा हूँ, तो एक इसका इफेक्ट स्टॉक पे पड़ेगा और इसका दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी से पड़ेगा। इसको और बेटर ढंग से समझने के लिए अब हम एक अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग इक्वेशन हमें तैयार करनी है और यहाँ पे जो पहला ट्रांजेक्शन दे रखा है वो लिखा है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। इसका मतलब ये है कि मोहन ने बिजनेस चालू करा है 50,000 रुपए का कैश लगा के। अगर मोहन बिजनेस चालू करेगा तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट दो जगह पड़ेगा, एक तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि वो पैसा बिजनेस में लगा रहा है, और ये पैसा लगा रहा है तो कैश के फॉर्म में लगा रहा है, तो यहाँ दूसरा हमारा क्या बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। तो एसेट्स में ही हम एक छोटा सा कॉलम बना लेंगे कैश के नाम से, और कैपिटल तो कैपिटल ही होती है, उसका कोई कॉलम नहीं बना रहे। लाइबिलिटी में बनाना चाहो तो लाइबिलिटी को क्रेडिटर के नाम से बना सकते हो, कैपिटल को कैपिटल के नाम से रहने दो, और इसके अलावा जितनी भी एसेट्स आएगी उनके अलग अलग नाम हम यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो फर्स्ट एंट्री को दोबारा पढ़ते हैं। मोहन ने बिजनेस चालू करा है 50,000 रुपए से। भाई बिजनेस चालू करेंगे तो कैश भी बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा, तो कैश में कितना लिख देंगे, 50,000, क्योंकि कैश बढ़ा, बिजनेस शुरू करते तो कैश हमेशा बढ़ता है, और साथ में हमारी क्या बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई, कितने रुपए की, 50,000 से। इस एंट्री का इफेक्ट लाइबिलिटी या क्रेडिटर पे नहीं पड़ा तो उसको मैंने जीरो लिख दिया। अब सेकेंड एंट्री पढ़ते हैं, कह रहा परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। इसका मतलब ये है, परचेज मतलब खरीदना, गुड्स मतलब माल या स्टॉक समझ लेंगे हम। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, 30,000 का माल खरीदा है हमने। अगर हम कोई भी चीज खरीदेंगे माल तो उसे हमें रखना तो स्टॉक में पड़ेगा ना, तो जब भी कोई गुड्स हम खरीदेंगे या बेचेंगे तो गुड्स का इफेक्ट हमेशा किस पे पड़ता है, स्टॉक पे, और स्टॉक हमारी होती है एसेट्स। तो एसेट्स में ये कॉलम मैंने बना लिया स्टॉक के नाम से, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टॉक, और पहले कोई भी एंट्री नहीं थी तो जीरो कर दिया। अब एंट्री दोबारा पढ़ेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, 30,000 का स्टॉक खरीदा है और वो भी कैश खरीदा है, मतलब स्टॉक आया और मैंने पैसा दे दिया उस बंदे को, माल खरीदा है ना, तो स्टॉक आ गया और पैसा चला गया। तो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा दो जगह, कौन कौन सी जगह पड़ेगा, स्टॉक आ गया, और कितने से आ गया, 30,000 का स्टॉक आ गया कंपनी में, कंपनी का कैश भी चला गया, कैश कितने का चला गया, 30,000, तो 30,000 रुपए कैश में से लेस कर दूंगा। अब इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ना तो क्रेडिटर पे पड़ा और ना ही कैपिटल पे पड़ा, तो वो दोनों रहेंगे जीरो। अब इसके बाद हम यहाँ इसका टोटल कर लेंगे, और अगर इसका टोटल करते हैं 50 में से 30 गया तो यहाँ बच गया 20,000, प्लस 30,000 में जीरो जोड़ेंगे तो ये आएगा 30,000, ये आएगा जीरो, और ये आ जाएगा 50,000 का 50,000। अब आप लेफ्ट और राइट साइड में चेक करते रहना, इक्वल के इधर वाले लेफ्ट और राइट, तो 20 और 30 50,000 हो गया, और यहाँ भी कितना हो गया, 50,000। अभी तक तो ये बराबर है। अब यहाँ जो निकला है इसके सामने लिख देंगे हम न्यू इक्वेशन। अब हम इसकी एंट्री नंबर थर्ड पढ़ते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये जो ऑन क्रेडिट लिखा है इसका मतलब होता है उधार, गुड्स मतलब स्टॉक, हमने इस बार फिर से स्टॉक खरीदा लेकिन उधार खरीदा। जब हम उधार किसी से स्टॉक खरीदेंगे तो हमारी उधारी बढ़ गई, उधारी का मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई। तो इस एंट्री का जो इफेक्ट पड़ेगा, हमने कितने का स्टॉक खरीदा, 20,000 का, तो 20,000 हमारा स्टॉक तो आ गया, लेकिन ये 20,000 रुपए मेरे को देने हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि ये मैंने उधार खरीदा है, तो ये 20,000 रुपए आ जाएंगे लाइबिलिटी में, उधारी चढ़ गई 20,000 रुपए की। इसका इफेक्ट कैपिटल पे कुछ नहीं पड़ा, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पेमेंट तो हुई नहीं,
तो बाकी सबको मैंने 0 0 कर दिया। अब इसके बाद इसका टोटल करके यहाँ पे न्यू इक्वेशन फिर से निकाल देंगे। 20,000 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ जो टोटल आएगा वो आएगा 20,000 और 20,000 और 30,000, इन दोनों का टोटल आ गया 50,000। फिर इसके बाद 20,000 में 0 जोड़ेंगे, यहाँ पे आ गया 20,000 और 50,000 में 0 जोड़ेंगे 50,000। अब यहाँ 50 और 20 70, 50 और 20 70, अभी दोनों तरफ इक्वल है। अब थर्ड एंट्री पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स, माल बेचा, स्टॉक बेच दिया 10,000 वाला 12,000 में, स्टॉक बेच दिया 10,000 वाला। भाई स्टॉक बेच रहे तो स्टॉक तो जा रहा है ना, तो ये जो स्टॉक है इसमें से 10,000 लेस कर दो, क्योंकि 10,000 वाला माल जा रहा है। भाई 10,000 का स्टॉक जा रहा है और वो 12,000 में जा रहा है, इसका मतलब 10 वाला माल 12 में बेचा, तो 12,000 रुपए तो आएंगे ना मेरे पास। तो 12,000 रुपए किस में ऐड कर देंगे? कैश में ऐड कर देंगे। तो 12,000 कैश में ऐड कर दिया, 10,000 का स्टॉक चला गया। लेकिन इसमें देखा जाए तो प्रॉफिट हुआ, 10,000 वाला माल 12 में बेचा, 2,000 का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अगर होता है तो वो आता है कैपिटल में। जब भी प्रॉफिट हो या लॉस हो तो उसको सीधा सीधा कैपिटल में लिख देना है। तो यहाँ मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो 2,000 रुपए मैंने कैपिटल में लिख दिए, और लायबिलिटी या क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और बाकी चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 20 और 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32,000। 50 में से 10 गए, यहाँ बचेगा 40,000 और यहाँ आ जाएगा 20,000 में 0 जोड़ेंगे 20,000 और यहाँ पे आ जाएगा 50 और 2 52,000। टोटल करना होगा तो लेफ्ट राइट का करके देख लेंगे, इक्वल आ जाएगा। 4 3 7 72,000 यहाँ भी आ जाएगा और 5 2 7 72,000 यहाँ भी आ जाएगा, दोनों तरफ अभी तक इक्वल है। अब ये जो निकल के आ गया इसी को बोलेंगे हम न्यू इक्वेशन। यहाँ भी जो टोटल आया था उसको सामने भी लिख देंगे न्यू इक्वेशन। जब भी टोटल करके हम निकालेंगे वो हमारे लिए न्यू इक्वेशन होगी। अब नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। बोट फर्नीचर, इस बार उसने स्टॉक नहीं खरीदा, अगर गुड्स बोलता तो स्टॉक मान लेता। यहाँ उसने फर्नीचर खरीदा है, वो भी उधार 2,000 रुपए का। अब फर्नीचर एसेट्स होती है, लंबे टाइम तक चलती है, तो ये नॉन करंट एसेट्स होती है। तो एसेट्स में ही एक कॉलम और बना लिया फर्नीचर के नाम से, और फर्नीचर की अब तक की एंट्री 0 मान लेंगे। अभी तक क्या था? 0, अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं था फर्नीचर का, और लास्ट में यहाँ पे 0 लिख दिया। अब दोबारा से समझते, फर्नीचर 2,000 का खरीदा है, तो भाई फर्नीचर में 2,000 रुपए आ गए, 2,000 रुपए फर्नीचर में ऐड कर देंगे। अब ये जो फर्नीचर है कैश पेमेंट खरीद कर, कैश पेमेंट देके खरीदता तो कैश में से लेस हो जाता, लेकिन ये मैंने उधार खरीदा है तो ये हमारी बन जाती है लायबिलिटी। तो 2,000 रुपए लायबिलिटी में क्रेडिट में ऐड कर दिए। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक कोई फर्क नहीं पड़ा, कैश कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसके बाद टोटल करते हैं फिर से। यहाँ टोटल करेंगे, 32 पे 0 जोड़ेंगे तो 32,000, 40 का 40,000, 2 का 2,000 और यहाँ आ जाएगा 20 और 2 22,000 और 52,000 में 0 जोड़ेंगे 52,000। अभी लेफ्ट राइट चेक कर लेंगे, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके सामने लिख देंगे न्यू इक्वेशन। ये फिर से टोटल था, न्यू इक्वेशन हो गया। अगली एंट्री पढ़ते हैं। पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया हमने। पेमेंट कर रहे तो पेमेंट करेंगे कैश पे फर्क पड़ेगा, कितनी पेमेंट करिए? 15,000, तो 15,000 कैश में से तो लेस होगा ही होगा। लेकिन हम किसको पेमेंट कर रहे हैं? क्रेडिटर, मतलब अपनी लायबिलिटी कम कर रहे हैं, लायबिलिटी चुका रहे हैं, उधारी पे कर रहे हैं। तो ये 15,000 रुपए को 22,000 में से भी लेस करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी है 15,000 से डाउन हो गई। बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और इसका टोटल करेंगे। इसको फिर अब माइनस कर लेते हैं। 32 में से 15 गए, यहाँ बच गया 17,000। 40 में 0 जोड़ेंगे 40,000, 2,000 का 2,000 और इसमें से ये माइनस करना है। 22 में से 15 गए 7,000 और 52 में 0 जोड़ेंगे तो 52,000। ठीक है, इसके बाद हम अगली एंट्री पढ़ते हैं और इसके सामने लिख देंगे न्यू इक्वेशन। अब कह रहा है सैलरी पेड। भाई सैलरी पेड करिए, ठीक है, सैलरी पेड करेंगे तो कंपनी का क्या जाएगा? कैश। और पेड कितने से अमाउंट करिए? अमाउंट नहीं दे रखा, अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं हम, 1,000 रुपए मान लेते हैं। सैलरी पेड करिए 1,000 रुपए से, ठीक है, तो सैलरी पेड करिए तो कैश में से 1,000 रुपए लेस कर लेंगे। इसका इफेक्ट स्टॉक पे नहीं पड़ा, इसका इफेक्ट फर्नीचर पे नहीं पड़ा और इसका इफेक्ट लायबिलिटी पे भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने सैलरी पेड करी है 1,000 रुपए, तो सैलरी कंपनी के लिए तो लॉस है, और प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सीधा जाता है कैपिटल में। तो ये जो 1,000 रुपए ये सीधा आ जाएंगे कैपिटल में से लेस होते हुए। तो यहाँ पे 1,000 रुपए मैंने यहाँ से लेस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट टोटल करेंगे।
वो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है मेरी। अब 17 में से 1 गया, यहाँ बचेगा 16,000, 40 में 0 जोड़ेंगे 40,000, 2,000 में 0 जोड़ेंगे 2,000, 7,000 में 0 जोड़ेंगे तो 7,000, और 52 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 51। अब इसका लेफ्ट और राइट अगर चेक करेंगे, इन तीनों का टोटल इन दोनों के इक्वल ही आएगा। अब इससे जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि कंपनी के पास कैश है 16,000 का, कंपनी के पास स्टॉक है 40,000 के, और कंपनी के पास फर्नीचर है 2,000 का, कंपनी की क्रेडिटर है 7,000 की। ये उधारी जो आने वाले टाइम में पे करनी पड़ेगी, और जो कैपिटल लगा रखी है वो लगा रखी है 51,000। तो ये इसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन के बाकी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे।